हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वाइज रिस्की की आंखों में देख रहा होता है और रिस्की उसे कोल्ड लुक देते हुए देख रहा होता है। और फिर वाइज उससे कहता है, मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। और फिर रिस्की वह अपनी शर्ट को खोलने लगता है और फिर वह अपनी शर्ट को पूरी तरह से खोल देता है। जिसे ऐसा करते देख वाइज उससे कहता है, आखिर तुमने अपनी शर्ट को क्यों उतार दी? और रिस्की उसके तरफ देखते हुए कहता है, इस पे ध्यान मत दो, बस तुम बोलते रहो। और फिर वाइज उससे कहता है, कभी कभार मैं तुम्हें वाकई में समझ नहीं पाता। एक पल के लिए तुम बहुत नाइस होते हो और दूसरे ही पल तुम बहुत क्रूल हो जाते हो। पर अब मुझे इस बात में कोई परवाह नहीं है क्योंकि मैं तुम में बहुत ही ज़्यादा डूब चुका हूँ। ऐसा वे रिस्की से अपनी आंखें चुराते हुए कहता है और कहता है, समय समय पर जो इन्होंने मुझ पे अपनी अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस दिखाई है, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हूँ और मैं उसके लिए काफ़ी कुछ चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर के रिस्की उसे अपनी तरफ मोड़ लेता है और फिर वाइस उससे कहता है, मेरा मतलब है कि मैं कंफ्यूज हूँ। मैं आपको शायद एडमायर करता हूँ या फिर कहूँ कुछ और ऐसा ही। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम मेरे अंदर तक समा गए हो। और वो ही बोल पाता है कि रिस्की उसको किस कर लेता है। और फिर वाइस उससे कहता है, क्या मैं गलत हूँ मिस्टर और फिर रिस्की काफ़ी तेज़ी से उसे पुश करता है और फिर वाइस उसे रोकने के लिए कहता है, मिस्टर रिस्की रुकिए। और रिस्की अपना काम करते हुए उससे कहता है, मुझे यहाँ पे कोई भी लव नहीं चाहिए। और उसके पार्ट को रब करते हुए कहता है, ऐसा नहीं है कि तुमने कभी इस चीज़ का उपयोग किया होगा। फिर वाइस उसकी बातों को मन में दोहराते हुए कहता है, इसका यहाँ लब ना होने का मतलब है कि उसे ऐसा करना होगा। और फिर वाइस रिस्की से कहता है, इतनी तेज़ी से मत करिए, मैं इतनी जल्दी कम नहीं होना चाहता। उसकी बात सुनकर के रिस्की उससे कहता है, डोंट वेरी, मैं तुम्हें एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दूंगा। और फिर वह अपना काम करने लगता है। और फिर वाइज मन में कहता है, इसके साथ ये थोड़ा बेहतर लगता है, अस्थायी लव। और फिर वाइज उससे कहता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मॉन्स्टर के ऐसा करने की वजह से ये ऐसा हो गया है। और उसकी बात सुनकर के रिस्की कहता है, डोंट बी स्टूपिड। और फिर वाइज उससे कहता है, ये अभी भी दर्द दे रहा है जैसे तुम मूव करते हो। और फिर वाइस कहता है, इसमें बहुत समय लगता है। और फिर इसकी कहता है, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ तब तक ये सब करूँगा जब तक कि तुम्हें मेरी आदत ना हो जाए। और कहता है, देखा, तुम मुझे ऐसे शक कर रहे हो जैसे कि तुम उसे चाहते हो, बहुत बुरी तरीके से। और वाइज मन में कहता है, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी इस बात की परवाह की है, पर एक वर्जन होने के बाद भी इतना बुरा नहीं है। और फिर रिस्की अपने मन में कहता है, ये एक फुसफुसाते हुए पिल्ले को प्रशिक्षित करने के पुरस्कार के जैसा है। और कहता है, मैं वो पहला इंसान हूँ जो कि उसे इस तरह से देख रहा है। और मुस्कुराते हुए कहता है, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और फिर वह अपना हाथ बढ़ाता है और वाइस के गले को पकड़ लेता है और उसे ज़ोर से नीचे की तरफ दबा देता है, जिससे कि वाइस कहता है मन में, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी चीज़ मेरे अंदर बढ़ रही हो। आखिर ये क्या बात हो सकती है? और फिर रिस्की बहुत ही हार्ड तरीके से उसके साथ वह सब कर रहा होता है और फिर उसके ईयर के पास आके उसे ज़ोर से बाइट करता है, जिसकी वजह से वाइस के मुँह से चीख निकलती हुई कहती है, आह, ये दर्द दे रहा है, अब मैं नहीं सह सकता, रुक जाइए, ये दर्द दे रहा है। पर रिस्की नहीं रुकता और वह उसके नेक पे भी बाइट कर लेता है। और फिर वह उसके साथ वो सब करने लगता है और वो उसके बालों को ज़ोर से पकड़ के खींचता है और अपने तरफ खींच करके उसको ज़ोर से उसके चिन में बाइट करता है। और फिर उसके दोनों पैरों को अपने सीने पर रख के फिर अपना काम करता है। इसके ऐसे ज़बरदस्ती करने की वजह से वाइस को ब्लड आने लगता है और वो रिस्की को अपने कांपते हाथों से पकड़ता है ज़ोर से। और फिर वह अपने मुंह पे हाथ रख के ज़ोर से चिल्ला के कहता है मन में, मैं कम होने वाला हूँ। और फिर रिस्की उसके हाथ को हटाते हुए कहता है, अपने चेहरे को कवर मत करो, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ जब तुम कम होते हो। और फिर रिस्की और भी तेज़ी से करने लगता है, जिसकी वजह से
वाइस को बहुत ही ज़्यादा ब्लड होता है और काफ़ी दर्द भी होता है। और फिर वाइस मन में कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं अब हार्ट अटैक से मरने वाला हूँ। मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा। और कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और फिर वह रिस्की को रोकने के लिए अपने दोनों पैरों से उसको पकड़ लेता है और वह काफ़ी तेज़ रो रहा होता है। और रिस्की उसको एक झलक देखता है, उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। और फिर रिस्की अपना पार्ट वहाँ से निकालता है, साथ में बहुत ही ब्लड भी निकलता है। फिर वो दोनों बेड में सो रहे होते हैं और वाइस को काफ़ी दर्द हो रहा होता है। वो अपने हाथों को क्लेंच करता है और फिर रिस्की उसके करीब आके कहता है, तुम ठीक हो? उसे हग करते हुए। और फिर वाइस उससे कहता है, ये थोड़ा दर्द दे रहा है पर ज़्यादा बुरा नहीं है, बस एक अजीब अनुभूति जिसका कि मैं आदी नहीं हूँ। और मन में कहता है, मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मैं इस बात को एडमिट नहीं कर सकता कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये बहुत एम्बेरसिंग होगा। तुमने अपने पूरे जीवन में बस इसे जाम किया है, तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि आखिर दूसरे छोर पे क्या हुआ है। और फिर रिस्की उसको पूरी तरीके से जकड़ के गले लगा के कहता है, मेरा इसे पूरी तरीके से चीरने का इरादा नहीं था। और फिर वाइस उसके तरफ टर्न होकर उससे कहता है, लेकिन तुम रुकने वाले नहीं थे, है ना? और फिर रिस्की उसके मुंह को ज़ोर से स्क्वीज करते हुए कहता है, कौन रुकने वाला था? और बिसाइड तुम भी उसे काफ़ी पसंद कर रहे थे और तुमने मेरे चारों तरफ अपने पैरों को ऐसे लपेट दिया था जैसे कि तुम ऑक्टोपस हो। और कहता है, और तुम मुझे पागलों की तरह स्क्वीज कर रहे थे। तभी वाइस उसके मुंह को पकड़ लेता है और कहता है, चुप रहो। फिर वाइस उससे लपेटते हुए कहता है, जो होना था वो हो गया, चलिए इसके बारे में भूल जाते हैं। और कहता है, इसके बजाय ठीक है, ये सही नहीं लगा पर फिर भी मैं और जानना चाहता हूँ। और रिस्की बोलता है, किस बारे में? और वाइस उसको गले लगा के कहता है, आपके बारे में मिस्टर रिस्की, मैं आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, बल्कि छोटी से छोटी बात, जैसे कि आप कहाँ से थे, आप यहाँ पे कैसे आए। और अब मैं इतना तो परिचित हो गया हूँ कि आपके टैटू आपके बॉडी पे कहाँ पे क्या कौन से हैं, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है। ऐसा वे उसके चेहरे पे हाथ रख के कहता है। और कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। और कहता है, ये एक नॉर्मल बात थी कि हमने हुकअप किया, लेकिन मैं आपका बस बूटी कॉल नहीं बनना चाहता। और मैं ये भी नहीं जानता कि आप मुझे कितना जानते हैं और मेरे बारे में कितना जानते हैं, मुस्कुराते हुए। पर मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ और भी ज़्यादा। और रिस्की उसको बड़े ध्यान से देखता है। फिर रिस्की अपनी सिगरेट को जलाता है और सिगरेट का कस लगा के कहता है, मेरी स्टोरी बहुत बोरिंग है और इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, पर हाँ, अगर तुम सुनना चाहते हो तो ठीक है। और बताता है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया ही था कि मुझे एक बच्चे के रूप में बचपन में ही छोड़ दिया गया था और मुझे सड़कों पर अपनी देखभाल करनी पड़ी। सावर्ड के बॉस ने मुझे नोटिस किया और मुझे लेके आ गया। मैं लगभग शायद 15 या 16 साल का था तब मैंने खून किया। फिर परिवार के अंदर युद्ध हुआ बिग गन से और हम देखते हैं कि रिस्की को गोली लग जाती है। और फिर वो बताता है, और बस फिर मैंने अपने जीवन के लिए संघर्ष किया इससे पहले कि वो मुझे बाहर निकाल सके और मैंने सबको मार दिया। फिर हम देखते हैं कि रिस्की तलवार लिए अपनी गहरी सांस लेते हुए बैठा होता है। तभी वहाँ पे कोई आता है और रिस्की बताता है, तब हीडो मेरे पास आया और मेरे साथ एक डील की। और हीडो अपने हाथ को बढ़ाते हुए उससे कहता है, चलो एक टीम बनाएं। और रिस्की कहता है, मैं इस बारे में नहीं जानता था कि आखिर चीज़ें कैसे चलती है, मैं बस इतना ही जानता था कि लोगों के टुकड़े कैसे किए जाते हैं। और रिस्की उसकी तरफ देखता है और अपना हाथ हीडो की तरफ बढ़ा देता है और कहता है, हीडो मेरे पक्ष में होने की वजह से मैं डोमिनेट हो गया और बॉस बन गया। और फिर वाइस उससे पूछता है, हाँ, लेकिन बाहर तो ये अफवाह है कि आप हाल ही में बॉस बने हैं। और फिर रिस्की कहते हैं, हाँ, ऐसा कह सकते हैं, ये गलत भी नहीं है। उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा यंग था तो हमने कुछ समय के लिए फ्रंट मैन का इस्तेमाल किया, मैंने कभी भी वैसे कोई टाइटल नहीं लिया। और फिर वाइस कहता है,
जो लोग कह रहे हैं वो गलत है। आपने उस बूढ़े इंसान को बॉस बनने के लिए मार दिया जिसने कि आपको बड़ा किया। और फिर वाइस कहता है मन में, ओह, यानी कि ये इतना बुरा नहीं है जितना कि लोग उसे समझते हैं। और रिस्की कहता है हाँ ये सही है, मैंने लास्ट में उस पपेट बॉस को मार दिया। ये सुनकर के वाइस कहता है ओह। और फिर रिस्की उस बात को याद करता है। वो उस इंसान को मार के वहीं पे खड़ा होता है और उसकी आंखें उसे देख रही होती है और रिस्की भी अपनी कोल्ड आइज से उसको देख रहा होता है। और फिर कहता है रिस्की सिगरेट पीते हुए, ये स्टोरी इतनी भी एक्साइटिंग नहीं है और वैसे भी इसमें अब कुछ बताने लायक नहीं है, और वैसे भी मैं कोई स्टोरी टेलर तो हूँ नहीं, इस वजह से इस उबाऊ कहानी को ही मैं अपने जीवन का सार समझता हूँ। और उसकी स्टोरी सुनकर के वाइस उससे कहता है नहीं, मैंने बहुत इन्जॉय किया और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपके बारे में कुछ ज़्यादा जान पाया हूँ और मैं आपको कुछ ज़्यादा समझ सकता हूँ मिस्टर रिस्की। और आपके बारे में सुनने के बाद मैं सच्चाई में आपके जैसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और एक दिन बॉस भी बनना चाहता हूँ। और ये सुनकर के रिस्की की आंखें फट जाती है और फिर वाइस मुस्कुराते हुए कहता है ताकि जब मेरे भाई की सर्जरी हो जाए तो मैं उसके लिए जीवन आसान बना सकूं। और मैं चाहता हूं कि मेरा एक सच्चा परिवार हो जिसमें ऐसे लोग हों जिन पे कि मैं भरोसा कर सकूं। और फिर नींद के आगोश में जाते हुए कहता है तो मेरा भाई मेरे जाने के बाद भी अकेला नहीं रहेगा। और रिस्की के हाथ को स्क्वीज करते हुए कहता है अपने पूरे जीवन में मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता था जो कि हमेशा मेरे साथ रहे। और उसकी बात सुन करके रिस्की उससे कहता है क्या तुम समझ रहे हो तुम अभी क्या कह रहे हो? तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम बॉस बनना चाहते हो, तुम मेरे साथ धोखा करना चाहते हो? और उसको बड़ी ही ध्यान से देख के कहता है तुम बहुत भोले और क्यूट हो। और अपने हाथ से वाइस को टच करते हुए कहता है यही चीज़ मुझे तुम में पसंद है। और कहता है तुम मेरी जान बचाने के लिए एक खुली आग में कैसे कूद पड़े और फिर सीधे ही मेरे चेहरे पर ऐसी बकवास कर रहे हो। किसी ने भी कभी मेरी आंखों में देख के ऐसा नहीं कहा कि वो बॉस बनना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि वाइस कंबल ओढ़ के आराम से सो रहा होता है और फिर वह उठता है और अपने सर पे हाथ रख के कहता है ओह, मेरा सर दर्द दे रहा है। आखिर मैं कितने समय से सो रहा था? और मोबाइल देख के कहता है मैं लगभग 2 दिनों से सो रहा था। और कमरे में चारों तरफ देखते हुए कहता है मिस्टर रिस्की कहाँ गए? फिर एक कोने में दवाई और कपड़े रखे देख के कहता है आखिर ये क्या है? और कपड़ों को देख के कहता है मन में क्या मैं सीखूं? और अपने शर्ट को सूंघते हुए कहता है मन में मेरा शर्ट बहुत अच्छा स्मेल दे रहा है। क्या मिस्टर रिस्की ने ये मेरे लिए यहाँ पे रखा है? देखने से लग रहा है कि मैं अब ज़्यादा गर्म नहीं हूँ। और मैं पूरे समय आराम से सोता रहा। और सोचते हुए कहता है वेल कहा जाए तो ये काफ़ी कठिन दिन था, डिसिप्लिन के बॉस से लड़ना और फिर सीधे उसके बाद वो सब करना, बस एक ही बार नहीं कई बार, जब तक कि मेरी हालत ख़राब ना हो गई। और जब तक मैं इसके बारे में सोच नहीं रहा हूँ मुझे हल्का सा याद है कि मिस्टर रिस्की मेरा टेम्परेचर चेक कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं 2 दिनों के लिए बाहर था। मुझे अब जेही से मिलने जाना चाहिए और तुरंत उसे बताना चाहिए जेही मुझे तुम्हारी सर्जरी के लिए दिल मिल गया है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वाइस कहता है लेकिन कुछ गड़बड़ थी और वह दौड़ते हुए कहीं जा रहा होता है। हेडक्वार्टर्स पे कोई नहीं था और मेरे शहर की कोई सी भी बसें नहीं चल रही थी। तभी वह किसी चीज़ से टकरा के गिर जाता है। मैंने एक स्ट्रेंजर से विनती की और वह मुझे हमारे घर लेके आ गया। और वह अपना सर उठा के देखता है सब जगह आग लगी होती है, हर चीज़ जल रही होती है, पूरी बस्ती ही जल रही होती है। और वाइस नीचे बैठे हुए कहता है नो वे। फिर जो भी दृश्य मैंने अपनी आंखों के सामने देखा वह एकदम नरक जैसा था। और रोते हुए कहता है व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पे क्या हो गया है? और रोते हुए अपने हाथ पे स्क्रैच करते हुए कहता है नहीं, ये सब कुछ सच नहीं हो सकता, ये सब कुछ सच नहीं है, ये बस एक मेरा सपना है। और अचानक उसे कुछ याद आते हुए कहता रुको, आखिर जेही कहाँ है? जेही को क्या हुआ? फिर वह खड़ा होता है और भागते हुए जेही जेही चिल्लाता है और मन में कहता है हे भगवान, हॉस्पिटल ठीक रहे, हॉस्पिटल ठीक हो,
हॉस्पिटल ठीक रहे। और वे गहरी सांस लेते हुए उस तरफ भागता है। हॉस्पिटल भी जल रहा होता है और वे अंदर जाता है। वहाँ पे कई लोग मरे पड़े होते हैं और वे खांसते खांसते वहाँ पे जाता है और फिर उसे जेही की बात याद आती है। वाह, ये कितना अच्छा है। और वे जेही का कमरा खोलता है। वहाँ पे भी काफ़ी धुआं होता है और उसे जेही से कही हुई बात याद आती है। जेही, मैं तुम्हारे लिए हार्ट सर्जरी करवाऊंगा और सब कुछ फिर ठीक हो जाएगा। और अंदर आवाज़ आती है, बीप बीप बीप, जिससे सुनकर के उसकी आंखें फटी रह जाती है। वे देखता है कि जेही बिस्तर में होता है और बीप बीप की आवाज़ आ रही होती है और वह कहता है, मैं सचमुच भ्रम में था। मेरे पास कभी भी कोई लक नहीं था। आखिर ये अचानक ये इतना डिफरेंट कैसे हो गया। और मशीन में हम देखते हैं जहाँ की बीप बीप की आवाज़ आ रही होती है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। और वाइस नीचे बैठ जाता है और रोता है ऊपर देखते हुए। और फिर हम देखते हैं कि सब कुछ आग में ध्वस्त हो जाता है और वाइस अपने भाई को अपने गोद में लिए नीचे उतर रहा होता है। और अचानक ही जोर से बारिश होती है। वे अपने भाई को लिए बस रो रहा होता है और वाइस हमें बताता है, बारिश होने की वजह से सारी आग बुझ जाती है, लेकिन तब तक शहर पूरा राख का ढेर हो चुका था और बहुत से ठीक से नहीं जले थे। और फिर वाइस कहता है, यहाँ पहले ही काफ़ी कुछ नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। मेरा घर, सब मेरा होम टाउन, सब कुछ जल चुका था। और कहता है, अधिकांश लोग जो बच गए थे वे जा चुके थे। और कहता है, मैंने अपने भाई को एक छोटी सी पहाड़ी पर दफना दिया। और हम देखते हैं कि वे वहीं पे उसके पास बैठा होता है और मन में सोचता है, इसे अंतिम संस्कार भी नहीं मिला। फिर अचानक ही उसकी नज़र किसी की तरफ जाती है। उसकी तरफ देख के कहता है मन में और फिर चिल्लाते हुए कहता है, हे, ये तुम हो ना। ये सुनकर के वो बूढ़ा इंसान भी उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है, ओह, ये तुम हो, तुम अभी भी जिंदा हो। तुमने मेरे मन की बात कह दी और तुमने मेरे मन में चल रही इस गड़बड़ी को सुलझा दी। और फिर वह बूढ़ा इंसान उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है, आखिर तुम यहाँ पर किसके लिए रुके हुए हो। ये जगह पूरी तरह से जल चुकी है। अच्छा होगा कि तुम भी यहाँ से बाहर निकल जाओ। फिर वाइस अपने भाई के कब्र की तरफ देख के कहता है, जब आग लगी थी तो मेरा भाई यहीं था। और उससे पूछते हुए कहता है, आखिर यहाँ पे क्या हुआ। और फिर वो बूढ़ा इंसान ग्लम करते हुए कहता है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था कि बस मुझे तुम्हें इस काम से जोड़ना है और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि चीज़ें इस तरह से बिगड़ जाएगी। और फिर वाइस उस आदमी को कंधे से पकड़ के कहता है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। और उसको हिलाते हुए कहता है, तुम कुछ जानते हो है ना। और फिर वाइस उससे कहता है, तुमने जिस काम के लिए मुझे चुना था, तुम्हारा मतलब है कि तुम इस बारे में बात कर रहे हो कि स्क्रैप मेटल को डिलीवर करना सावर्ड गैंग में है ना। और उसके बैग से पैसे निकाल के कहता है, तब मुझे बेचने के लिए तुम्हें यही मिला होगा है ना। और वह बूढ़ा इंसान कुछ नहीं कह पाता। वह नीचे देखता है और फिर वाइस उसको हिलाते हुए कहता है चिल्लाते हुए, तुम्हें ये किसने दिया, बात साफ करो और मुझे बताओ, अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया अभी तो। और वह बूढ़ा इंसान चिल्लाते हुए उससे कहता है, मुझे सचमुच इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं नहीं जानता था कि चीज़ें इस तरह से बिगड़ जाएगी। और फिर वो बूढ़ा इंसान कहता है, मैंने उस आदमी को पहले कभी भी यहाँ पे नहीं देखा था। वो यहाँ का नहीं था। मुझे बस इतना याद है कि उसके बाईं आंख पर एक सांप का टैटू था और मैंने फिर कल रात उसे यहाँ देखा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। मुझे बैड फीलिंग आ रही थी। इस वजह से मैंने अपने पैसों को उठाए और वहाँ से भाग गया। मैंने उसे दूर से देखा था। लोगों का एक झुंड उसके साथ आया था और लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने पूरे शहर में आग लगा दी। और ये सब बात सुनकर के वाइस को बहुत ही सदमा लगता है। और फिर वाइस मन में कहता है, मैं अब अभी अपने आप को और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और मुझे नहीं पता कि आखिर उन्होंने मुझे अप्रोच क्यों किया, पर इन द एंड मेरा भाई मर गया मेरी वजह से। और ये बात सोच करके उसे वॉमिटिंग आ जाती है। वह वॉमिट कर देता है और वो बूढ़ा इंसान उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो। और फिर वाइस गहरी गहरी सांस लेता है और उस बूढ़े इंसान के कॉलर को पकड़ के खींच के कहता है चिल्लाते हुए, साले कमीने बेवकूफ़ इंसान, तुझे क्या हो गया था, तेरे पास दिमाग नहीं है।
अगर तूने सब कुछ देख ही लिया था तो क्या दूसरों को नहीं बता सकता था ताकि वो भी छुप जाते। और उसे धक्का दे के कहता है, तुम वापस यहाँ पे आया केवल खाली घरों से चोरी करने और मरे हुए लोगों की बॉडी देखने के लिए। इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं, तू यहाँ से चला जा, तू एकदम शिट है। और मन में चिल्लाते हुए कहता है, बकवास बेवकूफ़, मैं आखिर इतना भ्रमित कैसे हो सकता था और आखिर मैंने माफिया पे कैसे ट्रस्ट कर लिया। ऐसा कहते हुए वे दूसरी तरफ जा रहा होता है और फिर अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है रोते हुए, मैं कितना बेवकूफ़ था। एक छोटी सी दया जो कि रिस्की ने मेरे को दिखाई और मैंने उसके बदले में अपने पूरे होम टाउन को बर्बाद कर दिया। और मैं सोच रहा था कि वो मेरे साथ जो अच्छा व्यवहार करता है क्योंकि मैं उसके लिए स्पेशल हूँ, और मैं उसके प्यार में उसके पीछे पड़ गया और मैंने उसको काफ़ी कुछ कहा और उसके साथ ये सब कुछ किया। मुझे अब अपने आप से नफ़रत हो रही है। मैं अपने आप से गंदा महसूस कर रहा हूँ। मैं बस शुरू से ही अपने भाई को बचाना चाहता था, पर उसके मरने का कारण अब मैं ही बन गया। मेरी बेवकूफ़ी का बदला उसने अपनी जान से चुकाया। मैं जानता था कि प्योर गुडविल के जैसा कुछ भी नहीं। आखिर क्यों मैं उसके प्यार में पड़ गया। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया रिस्की। और फाइनली उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू तब भी नहीं बहे जब मैंने अपने भाई को रेस्ट दिया। और फिर वह रोते हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए जाते हुए गिर जाता है और गिरते हुए रोता है। और वह बताता है, मैं ग्राउंड में गिर गया और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। और कहता है, मैं तब तक रोता रहा जब तक कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा। फिर मुझे याद आया। और रिस्की उसे नाइफ देते हुए कहता है, कोई भी अगर तुम्हारे साथ खिलवाड़ करता है और वह तुमसे स्टिक हो, इससे अच्छा कि तुम उसे स्टिक कर दो। और फिर वाइस को याद आता हुए कहता है, वो नाइफ घर में ही है। और हम रिस्की की बिल्डिंग देखते हैं। हम देखते हैं कि रिस्की और हीरो कहीं जा रहे होते हैं और वाइस अपने जेब से नाइफ निकालता है और भाग के आगे रिस्की के ऊपर वार करने की कोशिश करता है। और रिस्की उसको ऐसा करता देख लेता है। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।